फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के सेकंड पार्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपने देखा, पार्ट 1 में हमने कवर किया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। इसी तरह से सेकंड पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड के टाइप्स कितने होते हैं, कितने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, हर एक का क्या मीनिंग होता है एंड कब हमें किस टाइप का म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना होता है। वो सारी चीजें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो आपको दिखाई देगा म्यूचुअल फंड के टाइप्स जो होते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। बेस्ड ऑन फंड स्कीम आपको कुछ इस तरह के फंड दिखाई देंगे: क्लोज एंडेड फंड्स, ओपन एंडेड फंड्स एंड एक इंटरवल फंड्स भी होते हैं। तो वो सारी चीजें भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एंड बेस्ड ऑन एसेट इन्वेस्टेड फंड, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेब्ट फंड होते हैं, हाइब्रिड फंड होते हैं, इनके सिमिलर ही कुछ इस तरह से ग्रोथ फंड भी आपको दिखाई देंगे, इनकम फंड, बैलेंस फंड, इस तरह से आपको दिखाई देते हैं। इसके साथ ही आप स्पेशल काइंड ऑफ फंड्स भी देख सकते हैं, लाइक इंडेक्स फंड हुए, सेक्टर फंड हुआ, रीजनल फंड लाइक डोमेस्टिक फंड्स और इंटरनेशनल फंड। इस तरह के म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे। टैक्स सेविंग फंड्स भी दिखाई देंगे जिससे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। वो सारी चीजें हम आगे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है ओपन एंडेड फंड। ठीक है, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है? इसमें ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये कभी भी आप इसमें सब्सक्रिप्शन कर सकते हो, कभी भी रिडेम्पशन कर सकते हो। इसमें कोई भी इंटरवल फिक्स नहीं होता है कि कुछ लॉकिंग पीरियड है या फिर कुछ इंटरवल के लिए रुकना है, लाइक 3 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 5 इयर्स और 7 इयर्स या 10 इयर्स, इस तरह से कुछ लॉकिंग पीरियड है। इस तरह का कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। ये कंटिन्यूअस बेसिस पे आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं एंड रिडीम भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी इन्वेस्टर होते हैं अपने फंड्स को कभी भी एनएवी रेट पे, जो भी उनका एनएवी रेट डेली बेसिस पे अपडेट होता है, डेली बेसिस पे डिक्लेयर किया जाता है, उसके बेसिस पे बाय एंड सेल कर सकते हैं। उनके पास जितने भी यूनिट होते हैं उसे बाय और सेल करके अपना प्रॉफिट बुक भी करके रख सकते हैं। ओके, तो ये होता है ओपन एंडेड फंड्स। इसके साथ ही हम देखें तो आपको नेक्स्ट दिखाई देगा कि क्लोज एंडेड फंड होते हैं। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है? इट इज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम कि इसका पीरियड रेंज करता है, लाइक 6 मंथ भी हो सकता है। ठीक है, कुछ मंथ से लेके कुछ ईयर्स तक, लाइक 6 मंथ भी हो सकता है, 5 इयर्स भी हो सकता है, 7 इयर्स भी हो सकता है, 10 इयर्स भी हो सकता है, 3 इयर्स भी हो सकता है। तो इस तरह से इसके मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे ये फंड वर्क करते हैं, इसीलिए इसे क्लोज एंडेड फंड भी कहा जाता है। ये हम सब्सक्राइब कर सकते हैं जब इसका एनएफओ आता है। एनएफओ मतलब क्या होता है? न्यू फंड ऑफर। ठीक है, जब भी इस टाइप के म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च किए जाते हैं उस वक्त आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। अब सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये स्कीम जो होती है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है और वहां पर जाके आप सेल आउट करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या फिर कुछ मंथ लाइक 6 मंथ के बाद या 5 इयर्स के बाद या 7 इयर्स के बाद आप अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। इस तरह के क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। इसके साथ ही आगे देखें तो आपको कुछ इंटरवल फंड्स भी दिखाई देंगे। इंटरवल फंड्स क्या होता है? इट इज ए मिक्स ऑफ, यू कैन से कि ये मिक्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही सिमिलर होता है क्लोज एंडेड फंड के। ठीक है, इसमें भी कुछ इंटरवल पे ही आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका रिडेम्पशन कर सकते हो, लाइक 6 मंथली या फिर क्वार्टरली या हाफ ईयरली। ठीक है, या फिर ईयरली बेसिस पे आप इसमें सब्सक्रिप्शन एंड रिडेम्पशन कर सकते हो। एंड इसके साथ ही अगर ये डिफर होता है क्लोज एंडेड फंड से, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस 3 पॉइंट्स। अब ये तीनों पॉइंट कौन से हैं वो देखिए जरा। क्लोज एंडेड फंड में एनएफओ लॉन्च किया जाता था और उसी टाइम पे आप सब्सक्राइब कर सकते थे म्यूचुअल फंड्स को, एंड एक स्पेसिफाइड प्री स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल पे आप स्टॉक एक्सचेंज पर जाके लिस्ट होने पर
आप वहाँ एक्सचेंज पर जाके उसे सेल आउट करके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे। बट यहाँ पे क्या होता है कि इंटरवल फंड्स में क्या होता है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है? उनका खुद का एक विंडो होता है, वहाँ पे आप रिडेम्पशन कर सकते हो। अगर आपको रिडीम करना है आपके जो भी प्रॉफिट है, ठीक है? जो भी यूनिट आपको अलॉट किए गए हैं उसे सेल आउट करके आपको प्रॉफिट रिडीम करना है, तो आप उनके खुद के प्लेटफॉर्म पर जाके ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। इस टाइप के म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि आपको फ्रेश यूनिट्स आपको इश्यू करते हैं ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड इंटरवल पीरियड। जो भी पीरियड आपने चूज किया है उस पीरियड में, लाइक क्वार्टरली हो सकता है, 6 मंथली, जैसे मैंने बताया। तो जो भी एनएवी बेस प्राइस रहेंगे, जो उसका नेट एसेट वैल्यू प्राइस होगा, उसके बेसिस पे आपका स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में आपको एक कुछ अमाउंट ऑफ जो भी आपने जो अमाउंट के आपने यूनिट्स बाय किए होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, उतने आपको फ्रेश यूनिट्स आपको इश्यू किए जाते हैं। मैच्योरिटी पीरियड होती है कि इसमें कोई भी मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन नहीं होती है। क्लोज एंडेड फंड में मैच्योरिटी पीरियड डिफाइन होती है, लाइक जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि इसमें 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स, इस तरह के मैच्योरिटी पीरियड ऑलरेडी डिफाइन रहते हैं। नेक्स्ट जो टाइप होता है, नेक्स्ट टाइप है ग्रोथ और इक्विटी फंड्स, ठीक है? ग्रोथ फंड भी आप इसे कह सकते हो या इक्विटी फंड भी कह सकते हो। इक्विटी फंड्स क्या होता है कि नॉर्मली इस टाइप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं, इस टाइप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं नॉर्मली स्टॉक्स में या किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? एंड अब जब शेयर्स की बात हो गई और कंपनीज की बात आई है सामने, तो अब किस टाइप की कंपनी, क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है, तो किस टाइप की कंपनी, तो उसके बेसिस पे भी सब कैटेगरीज अवेलेबल होती है मार्केट में। आपको अगर यहाँ पे नीचे दिखाई दे, तो दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी दे इन्वेस्ट इन, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है, तो किस टाइप की कंपनी के, लार्ज कैप हो सकती है, मिड कैप हो सकती है, ठीक है? तो उसी तरह से जो इक्विटी फंड्स होते हैं, जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं, ग्रोथ, आप ग्रोथ म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो उसको, या इक्विटी म्यूचुअल फंड भी बोल सकते हो। तो इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो फर्दर क्लासिफाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड हो सकती है, मिड कैप म्यूचुअल फंड हो सकती है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हो सकती है, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड हो सकती है, एंड मे भी हो सकती है टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स भी हो सकती है। ओके, तो इस टाइप के अलग अलग कैटेगरी होते हैं। लार्ज कैप मतलब क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, लाइक टीसीएस हो गई, एचडीएफसी हो गई, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है? तो इन सारी कंपनी में पोर्टफोलियो बना के जो म्यूचुअल फंड अपना ग्रोथ परफॉर्म कर रही है, तो वो हो गई लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के अंतर्गत आती है। मिड कैप कंपनीज में जो इन्वेस्ट करती है वो मिड कैप म्यूचुअल फंड में। स्मॉल कैप कंपनीज में हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न देने वाली म्यूचुअल फंड जो होती है, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के कैटेगरी में आती है। इसके साथ ही मल्टी कैप की बात की जाए तो इसमें आपको हर टाइप के म्यूचुअल फंड दिखाई देंगे। लार्ज कैप भी दिखाई देंगे, मिड कैप भी दिखाई देंगे, ओके, एंड स्मॉल कैप भी दिखाई देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो बना के क्या होता है कि इसमें रिस्क जो है मिटिगेट किया जाता है, रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है, कम किया जाता है। जो भी आपके रिस्क होते हैं इसमें काफी कम रहते हैं एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल टाइप के म्यूचुअल फंड है, ठीक है? उसके कंपेयर में इसमें रिस्क कम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मिक्सर ऑफ लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कंपनीज के पोर्टफोलियो यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है? इसके साथ ही टैक्स सेविंग इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, जहां ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें इन्वेस्ट करने पर आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स रिटर्न में टैक्स बेनिफिट होता है। ओके, जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा डेब्ट डेब्ट फंड बोल सकते हो या फिर आप इनकम फंड बोल सकते हो। डेब्ट फंड क्या होता है? डेब्ट फंड एक्चुअली क्या होता है कि इस टाइप के म्यूचुअल फंड जो होते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? फिक्स इनकम सिक्योरिटीज क्या होती है?
जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई या कॉर्पोरेट डेब्ट हो गया। तो इस तरह के जो फिक्स इनकम देने वाले हैं, कुछ अभी कैसे है, कुछ डेब्ट अगर कॉर्पोरेट को डेब्ट दे रही है तो कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट पे दे रही होगी, 10% पे, 20% पे। तो ये एक फिक्स इनकम हो जाता है कि हाँ चलो 10% मंथली तो आने ही वाला है, तो ये एक फिक्स इनकम हो जाता है। तो इस तरह के बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, कॉर्पोरेट डेब्ट हो गया। तो इस टाइप के भी म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में देखने मिलते हैं। इसके साथ ही अगर आप नोटिस करो, जैसे कि यहाँ पे फिक्स इनकम सिक्योरिटीज पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें जो रिस्क होता है इट इज लोअर एज कंपेयर टू द इक्विटी फंड्स, ठीक है, जो भी आपके ग्रोथ फंड्स या फिर इक्विटी फंड्स है उसके कंपैरिजन में काफी लो रिस्क होता है एंड रिटर्न भी ऑफकोर्स आपको लो रिटर्न मिलेगा विद कंपैरिजन टू इक्विटी फंड। अगर इक्विटी फंड से कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट आपको मॉडरेटली लो रिटर्न मिलेगा एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड्स, ठीक है, क्योंकि जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है वहाँ पे रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो इक्विटी फंड में अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, बट वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू डेब फंड्स, ठीक है। और डेब फंड में आपको रिस्क कम मिलता है एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड एंड वाइस वर्सा, आप बोल सकते हो। ओके, इसके साथ ही नेक्स्ट टाइप जो होता है ये होता है बैलेंस फंड्स या फिर आप कह सकते हो हाइब्रिड फंड्स। ये क्या होता है, अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बैलेंस फंड्स मतलब रिस्क को बैलेंस कर रहा है, या हाइब्रिड बोलो तो मिक्सिंग, ठीक है। हाइब्रिड मतलब दो चीजों को मिलाकर बनाया गया। तो दो चीजें कौन सी हो सकती है, या तो इक्विटी फंड्स हो सकती है या फिर डेब्ट फंड्स हो सकती है। तो इट इज ए मिक्स ऑफ बोथ स्टॉक एंड फंड्स, ठीक है, इक्विटी एंड बॉन्ड्स को। तो दिस टाइप ऑफ फंड्स इन्वेस्ट इन मिक्स ऑफ बोथ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, ठीक है, ऑफरिंग ए बैलेंस्ड अप्रोच टू रिस्क एंड रिटर्न्स। तो आप अभी क्या है कि सिर्फ स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर सिर्फ स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि हाई रिस्क है, ठीक है, रिटर्न भी है बट रिस्क तो हाई है। वो बॉन्ड में रिस्क जो है इसके कंपैरिजन में लो है, ठीक है, इक्विटी के कंपेयर में। तो अभी हाइब्रिड फंड आपको इस तरह का पोर्टफोलियो देता है या फिर इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, इस तरह से अपना पोर्टफोलियो बनाता है कि वो आपको एक बैलेंस टाइप का रिस्क एंड रिटर्न देने का कोशिश करता है। जहाँ पर इक्विटी फंड में आपको रिस्क ज़्यादा होता है, उसी तरह से बॉन्ड में आपको एक फिक्स इनकम मिल जाता है। तो इस तरह से आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है एंड रिटर्न भी आपको अश्योर्ड रिटर्न भी आपको मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखो तो आपको दो टाइप से इन्वेस्टमेंट या फिर दो टाइप के पोर्टफोलियो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में देखने मिलेंगे, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या होती है, किस तरह से कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, किस तरह से काम करती है, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। तो ये जब भी शेयर मार्केट में आके कंपनीज में इन्वेस्ट करती है या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि हम ऑफ कोर्स ये बात है कि हाइब्रिड फंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो हाइब्रिड फंड जब स्टॉक्स में या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रही है तो वो किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगी, डेफिनेटली दे कैन हैव डिफरेंट एसेट अलोकेशन, लाइक इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड हो सकता है, ठीक है। इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड मतलब क्या हो सकता है, लार्ज कैप प्लस मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, इस तरह से बैलेंस फंड्स बना सकते हैं, ठीक है, उनका कुछ मिक्सर यूज करके। एंड उसके साथ ही डेब्ट ओरिएंटेड बैलेंस फंड्स हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट बॉन्ड हो जाए, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करके इस तरह से उनका पोर्टफोलियो होता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के या फिर बैलेंस म्यूचुअल फंड्स के, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपके सामने आता है मनी मार्केट और लिक्विड फंड। तो इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए होते हैं जिन्हें शॉर्ट टर्म में हाईली लिक्विड, ठीक है, हाईली लिक्विड मतलब क्या, शॉर्ट टर्म में उनको अपने जो उनके पास जो अमाउंट पड़े हुए हैं, सरप्लस अमाउंट जो पड़े हुए हैं, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट उनके अकाउंट में पड़े हैं और उनको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। लाइक हो सकता है कि 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है।
तो वो क्या करते हैं, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड में या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के जो फंड्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हाईली लिक्विड थॉट रखते हैं कि मुझे हाईली लिक्विड एक फंड चाहिए जिसमें मैं शॉर्ट टर्म के लिए रख के जब मेरा मन चाहे 1 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, तो मैं वहां से अपने फंड को विड्रॉ। एंड सिमिलरली लो रिस्क सिक्योरिटीज लाइक ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, ये जो मनी मार्केट फंड्स होते हैं या लिक्विड फंड्स होते हैं वो नॉर्मली किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स फर्स्ट है ट्रेजरी बिल्स, सेकंड है कमर्शियल पेपर्स, एंड थर्ड जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जो भी डिपॉजिट किया जा रहा है उसके सर्टिफिकेट पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस टाइप के फंड्स में। ठीक है, तो इस तरह के भी म्यूचुअल फंड आपको मार्केट में देखने मिलेंगे। एंड अगर आपका व्यू है कि शॉर्ट टर्म के लिए मुझे इन्वेस्ट करना है एंड थोड़े टाइम में मुझे लिक्विडिटी क्रिएट करके एंड जो भी मेरा प्रॉफिट है वो बुक करके निकल जाना है, तो डेफिनेटली मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप नोटिस करो तो एक चीज आपको दिखाई देगी कि दे आर सुटेबल फॉर, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दे आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर लुकिंग फॉर स्टेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ठीक है, जो भी एक स्टेबल इनकम, ठीक है, ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कमर्शियल पेपर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो ये सारे क्या है, एक स्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसमें जब भी इन्वेस्टमेंट होता है तो उन्हें लिक्विडिटी में भी मिलती है, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लिक्विडिटी भी मिलती है एंड स्टेबिलिटी भी मिलती है। तो these म्यूचुअल फंड्स आर सुटेबल फॉर द इन्वेस्टर हु आर लुकिंग फॉर द स्टेबिलिटी। ठीक है, ज्यादा हाई रिटर्न नहीं चाहिए तो ज्यादा रिस्क भी नहीं है। ठीक है, एंड लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए मनी मार्केट म्यूचुअल फंड या लिक्विड म्यूचुअल फंड इज अवेलेबल। ओके, तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड्स क्या होते हैं, इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें क्या होता है कि दे डायरेक्टली परफॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ऑल द इंडाइसेस। ठीक है, जो भी एक पर्टिकुलर इंडाइसेस लाइक या तो वो स्टैंडर्ड पोर 500, ठीक है, S&P 500 किस तरह से परफॉर्म कर रही है उसको फॉलो करते हुए ही परफॉर्मेंस देती है। ठीक है, एंड BSE सेंसेक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है उसको फॉलो करते हुए परफॉर्मेंस देती है। तो ये स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स को पकड़ के लाइक कोई S&P 500 में इन्वेस्ट कर रहा है, कुछ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं BSE सेंसेक्स से रिलेटेड हैं, कुछ हो सकते हैं निफ्टी 50 से रिलेटेड हैं, कुछ हो सकते हैं स्मॉल कैप या निफ्टी 100, इस तरह से जो जो डिफरेंट डिफरेंट इंडाइसेस हैं। ठीक है, तो उनके परफॉर्मेंस को रेप्लिकेट करते हैं, उनका एम होता है। एंड इसमें क्या होता है कि जो भी एक्सपेंस रेशियो होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो ये होता है जो आपको जो भी आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक फी आपको चार्ज की जाती है। तो वो जो फी होती है यहाँ पे कम होती है, क्यों? क्योंकि दे डोंट रिक्वायर एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, उनको एक्टिवली फंड मैनेजर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है एज कम्पेयर टू अदर इक्विटी फंड्स। ठीक है, जो भी इक्विटी फंड्स है या बॉन्ड फंड्स है तो वहां पे एक्टिवली बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे, तो इस तरह से वहां पे एक्टिविटी ज्यादा होती है, इसीलिए वहां पर जो होता है एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडेक्स फंड। और इंडेक्स फंड में जो होता है एक्सपेंस रेशियो जो है लोअर होता है, काफी लोअर होता है। ठीक है, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर एनी एक्टिव मैनेजमेंट, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली इंडेक्स को ही फॉलो करके परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्स फंड। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो सेक्टर फंड्स होते हैं। सेक्टर फंड्स नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर हो लाइक AI टेक्नोलॉजी बेसिस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी बेसिस पे जितने भी कंपनीज है, ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली इक्विटीज में
इन्वेस्ट नहीं कर रही है, सेक्टर पे इन्वेस्ट कर रही है। इन्हें लगता है कि एआई टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो हो रही है, स्पेस टेक्नोलॉजी फास्ट ग्रो हो रही है, तो उस इंडस्ट्रीज में ये इन्वेस्टमेंट करती है इस तरह के म्यूचुअल फंड। ठीक है, सेक्टर म्यूचुअल फंड जो होती है वो टेक्नोलॉजी बेसिस के जो इंडस्ट्रीज होते हैं उस पर इन्वेस्ट करती है। हेल्थ केयर या फिर एनर्जी, पावर एनर्जी सेक्टर कह सकते हैं, मेटल सेक्टर कह सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कह सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर कह सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड आपको दिखाई देंगे जो पर्टिकुलर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करती है। ठीक है, तो उस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड को। अगर आपका पर्सपेक्टिव है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज पे या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप इस तरह के म्यूचुअल फंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो है आपको जिस भी पर्टिकुलर सेक्टर पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक टेक्नोलॉजी पे या हेल्थ केयर पे, ठीक है, अगर हेल्थ केयर के सेक्टर फंड्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको क्या होगा कि जो हेल्थ केयर का सेक्टर जिस तरह से परफॉर्म करेगा, अगर वो ग्रो हो रहा है तो आपका फंड भी ग्रो होगा। ठीक है, अगर वो डाउन जा रहा है बिकॉज ऑफ सम सर्टेन न्यूज, ठीक है, या फिर कुछ फैक्टर्स की वजह से वो डाउन जा रहा है, तो आपका फंड भी डाउन जाएगा। इस तरह से जिस तरह से सेक्टर परफॉर्म करेगा उसी तरह से आपको आपका म्यूचुअल फंड परफॉर्म करता है। ओके, तो इनडायरेक्टली आपको पर्टिकुलर सेक्टर फंड का एक्सपोजर मिलता है, किस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है उसी के बेसिस पे आपको आपका म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दिखाई देता है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बात करें तो यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग या ईएलएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स, ठीक है, इसे या टैक्स सेविंग फंड्स भी बोल सकते हो, ईएलएस फंड्स भी कहा जाता है। जब आपको ढूंढना हो कि मुझे सेक्शन 83 में टैक्स सेविंग फंड्स ढूंढने हैं तो ईएलएस भी आप सर्च कर सकते हो। इस तरह के म्यूचुअल फंड आपको जरूर हेल्प आउट करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ईएलएस मतलब क्या होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ठीक है, इक्विटी लिंक सेविंग्स स्कीम्स, ईएलएस, और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। इंडिया में क्या होता है कि ईएलएस फंड जो भी है वो टैक्स सेविंग होते हैं। तो ये टैक्स सेविंग आपको कहाँ बेनिफिट होता है, ये टैक्स सेविंग आपको बेनिफिट होता है अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अंडर सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अगर आप इस तरह के ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलता है। ओके, आर्बिट्रेज फंड की बात की जाए तो आर्बिट्रेज, जैसे कि आपने इसका नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आर्बिट्रेज जो होता है कि ये रिस्क मिटिगेशन, जो भी रिस्क रहते हैं उसे डाइवर्सिफाई करने के लिए, कम करने के लिए इस तरह के फंड यूज किए जाते हैं। एंड इसका जो यूज होता है, इस तरह के जो फंड्स होते हैं, इस तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मार्केट में जो डिफरेंशिएशन होता है प्राइस में, ठीक है, मान लेते हैं कि एक XYZ कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, उसका प्राइस एक मार्केट में, ठीक है, 50 रुपीज है। ठीक है, एक मार्केट में लाइक NSE पर 50 रुपीज है। ठीक है, उसी XYZ कंपनी का प्राइस BSE पर 51 रुपीज है। ठीक है, 51 रुपीज है, या फिर BSE पर 50.5 रुपीज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होता है कि ये जो डिफरेंस है 50 पैसे का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से प्रॉफिट अर्न किया जाता है। ठीक है, तो आर्बिट्रेज फंड क्या होती है कि ये जो दो इंडाइसेस पे ट्रेड कर रही है XYZ कंपनी, उसके जो डिफरेंशिएशन होते हैं, ठीक है, इसके प्राइस में जो डिफरेंशिएशन होते हैं, उसे 50 रुपए में बाई करके 50.5 रुपीज पे BSE पे जाके बेच देती है, तो उसे 50 पैसे का फायदा होता है। ठीक है, पर स्टॉक 50 पैसे का फायदा होता है। तो इस प्रॉफिट को एज एन इनकम वो इन्वेस्टर्स को देती है।
ठीक है। तो आर्बिट्रेज टाइप के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका वर्किंग स्टाइल इस तरह से होता है। एंड आर्बिट्रेज फंड का मीनिंग भी यही होता है, दे दिस फंड एक्सप्लॉइट द आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी सच एज द रिस्क इज न्यूट्रलाइज, जो भी रिस्क होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाए एंड रिटर्न जो है अर्न करके दिया जाए। ठीक है, मतलब एक मार्केट से उठा के दूसरे मार्केट में बेच दो एंड उसका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टर को एज ए रिटर्न अर्न करके दे दिया जाता है। एंड टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द प्राइस डिफरेंशियल, जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइस डिफरेंशिएशन का फायदा लेते हुए दो या दो से ज्यादा मार्केट में भी अगर वो XYZ कंपनी दो या दो से ज्यादा मार्केट में लिस्टेड है, लाइक अगर न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर आप ट्रेड कर रहे हो एंड वो लंदन एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है, तो आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर बाय करके लोअर प्राइस में लंदन एक्सचेंज पर सेल कर सकते हो। इस तरह से भी मार्केट डिफरेंट जो मार्केट का प्राइस डिफरेंशियल होता है उसके बेसिस पे भी आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अपने इन्वेस्टर्स को दे सकते हैं। इस तरह के आर्बिट्रेज म्यूचुअल फंड वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो फंड होते हैं नॉर्मली क्या होता है, लो रिस्क रिटर्न टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रिस्क भी लो होता है एंड रिटर्न भी लो होता है। ओके, तो अगर आप ऐसा कुछ फंड देख रहे हैं जो रिस्क उसमें ज़्यादा ना हो या फिर ना के बराबर हो, ठीक है, एंड लो रिस्क रहेगा और लो रिटर्न चाहिए, तो आप आर्बिट्रेज फंड सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद जो आता है ग्लोबल और इंटरनेशनल फंड्स, जो कि हम रीजनल फंड्स की भी बात कर रहे थे। तो ग्लोबल या इंटरनेशनल फंड्स क्या होता है कि इसमें म्यूचुअल फंड क्या करती है कि जो भी फंड्स हैं वो इन्वेस्ट करती है स्टॉक या बॉन्ड्स ऑफ कंपनीज या गवर्नमेंट्स। ठीक है, कहाँ करती है, आउटसाइड द इन्वेस्टर्स होम कंट्री। ठीक है, इन्वेस्टर का जो होम कंट्री है उसके बाहर, लाइक अगर आपने कोई इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया हुआ है तो वो क्या करेगी, आपके इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, इंडिया से बाहर लाइक यूएस की कंपनीज में या यूएस के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करेगी। वहां से जो उसका रिटर्न जनरेट होगा वो रिटर्न आपको एज एन प्रॉफिट या फिर एज एन रिटर्न आपको देती है। तो इस तरह से ग्लोबल म्यूचुअल फंड भी कह सकते हो या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड भी कह सकते हो। इस तरह से ये म्यूचुअल फंड काम करते हैं। इट प्रोवाइड्स द डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस द इंटरनेशनल मार्केट। तो इंटरनेशनल मार्केट जो भी होते हैं, लंदन एक्सचेंज बोल दो आप, लंदन एक्सचेंज बोल दो, न्यूयॉर्क एक्सचेंज बोल दो, जो भी वर्ल्ड वाइड मार्केट्स हैं, तो उसमें आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है। ठीक है, तो मल्टीपल ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करने से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलता है एंड इसका एडवांटेज भी आपको अच्छे से मिलता है, जिसके बेसिस पे आपका रिटर्न भी अच्छा खासा जनरेट होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम देखें तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात की जाए तो ये बहुत ही सिमिलर है म्यूचुअल फंड की तरह ही। ठीक है, तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है लाइक म्यूचुअल फंड विच इज ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनके ऊपर ट्रेड किए जाते हैं। तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स नाम से ही समझ में आता है आपको कि इस तरह के म्यूचुअल फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं, ETFs जो होते हैं, वो क्या होते हैं कि एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। दे टिपिकली ट्रैक ऑन इंडेक्स। ठीक है, किसी इंडेक्स का ETF हो गया या फिर कमोडिटी का ETF हो गया या फिर कोई डेरिवेटिव का भी ETF हो सकता है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो गोल्ड ETF भी आपने देखा होगा। ठीक है, मार्केट में आपने सुना होगा गोल्ड ETF होते हैं, फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट किए जाते हैं। इस तरह के कुछ एग्जांपल्स हैं ETF से रिलेटेड। तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड्स को एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहा जाता है, जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी मैंने आपको दिया, फिजिकल गोल्ड लोन में भी इन्वेस्ट करना, इट इज ए गोल्ड ETF। इस तरह से भी आप कह सकते हो। इंडेक्स के ETF में भी ट्रेड करने वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो इस टाइप के आपको एक्सचेंज ट्रेडेड म्यूचुअल फंड ETFs आपको मार्केट में मिल जाएंगे, उसमें भी आप इन्वेस्ट करके अपना पैसा बना सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो है थीमेटिक म्यूचुअल फंड या स्पेशलिटी और थीमेटिक फंड्स।
नेक्स्ट जो है स्पेशलिटी और थीमेटिक फंड्स। थीमेटिक फंड्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर थीम, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, ठीक है? मान लेते हैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना है, तो डेफिनेटली आपका थीम क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। एंड अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड जो म्यूचुअल फंड होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इससे ही हम थीमेटिक म्यूचुअल फंड कहते हैं कि एक पर्टिकुलर थीम से रिलेटेड म्यूचुअल फंड होने चाहिए। तो दीज फंड फोकस ऑन स्पेसिफिक थीम्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लाइक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रियल एस्टेट हो तो रियल एस्टेट, सोशल रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, ठीक है? इस टाइप के पर्टिकुलर थीम्स पे जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जितने सारे कंपनीज हैं या फिर कुछ सेक्टर्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो इस टाइप के म्यूचुअल फंड में भी आप एनालिसिस करके उसमें आप अपने पैसे लगा सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म में अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपको दिखा देगा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है? ये भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड होता है, बट ये भी आपको जो लिस्टेड टाइप्स ऑफ फंड्स मैंने बताए थे उसके अलावा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ सो दैट आपको मिसेलेनियस टाइप के भी जो म्यूचुअल फंड आपको दिखाई दे मार्केट में तो उसके बारे में आपको नॉलेज हो। तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फंड जो होते हैं ये रिलेटेड टू होते हैं रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज या फिर जो भी इनकम जनरेट होता है रेंट से या फिर प्रॉपर्टी को सेल करके वो सारे प्रॉफिट जो होते हैं इन्वेस्टर्स को दिए जाते हैं म्यूचुअल फंड द्वारा। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड जो होती है रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करती है रेंट के बेसिस पे या फिर प्रॉपर्टी सेल करने के बाद जो प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स को रिटर्न देती है इस तरह की कंपनीज या फिर इस तरह के म्यूचुअल फंड। इसके साथ ही आगे देखें तो टारगेट डेट फंड्स, जैसे कि अगर मान लो आप चाहते हो कि आज आप 30 इयर्स के हो एंड आपको 60 इयर्स, ठीक है, 60 इयर्स के जब हो जाओ आप तो आपका रिटायरमेंट आ जाएगा। ओके, तो आप चाहते हो कि आपके रिटायरमेंट एज पर, ठीक है, आपके रिटायरमेंट एज पर आपको एक लमसम अमाउंट मिले, मैच्योरिटी अमाउंट मिले, तो ये टारगेट डेट फंड्स जो होते हैं वो आपको हेल्प आउट करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस तरह के म्यूचुअल फंड पर्टिकुलर टारगेट डेट करते हैं, लाइक अगर मान लेते हैं 10 साल के बाद आपको कुछ रिक्वायरमेंट है, बच्चे की शादी करनी है, बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए, तो इस तरह से अगर कुछ है तो टारगेट टारगेट डेट के म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। या आपके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, ठीक है, तो आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो इस तरह के म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके। तो दिस टाइप ऑफ फंड्स आर डिजाइन टू अलाइन विद योर रिटायरमेंट डेट या फिर आपके बच्चों की शादी, आपके बच्चों की पढ़ाई, तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव को लेके भी आप इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड इनका जो एसेट अलोकेशन होता है वो टाइम टू टाइम बिकम मोर कंजर्वेटिव एज द टारगेट डेट अप्रोचेस, ठीक है? तो ये अपने एसेट अलोकेशन को भी टाइम टू टाइम एडजस्ट करते रहते हैं टू मेक मोर कंजर्वेटिव जैसे जैसे आपके टारगेट डेट अप्रोच होते हैं, आपके टारगेट डेट नजदीक आते हैं, तो इस तरह से एडजस्टमेंट चलते रहता है इस टाइप के म्यूचुअल फंड में। ओके, तो डेफिनेटली अगर आपको पर्टिकुलर या फिर कुछ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के बाद या फिर एक पर्टिकुलर डेट पर एक पर्टिकुलर ईयर में आपको रिटर्न्स चाहिए या फिर जो भी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट है वो मैच्योर्ड अमाउंट आपको चाहिए, तो आप इस तरह के म्यूचुअल फंड टारगेट डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो आपको फंड ऑफ फंड्स का एक कॉन्सेप्ट है। फंड ऑफ फंड्स का कॉन्सेप्ट क्या बताता है आपको कि इस तरह के म्यूचुअल फंड जो अदर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करती है, भाई ये क्या हो गया? हम बात कर रहे थे म्यूचुअल फंड के बारे में, अब म्यूचुअल फंड जो है वो दूसरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रही है, तो अब क्या होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड है, ठीक है, कुछ म्यूचुअल फंड है, कुछ म्यूचुअल फंड है, उनको क्या, उनको पता है, ठीक है,
अभी देखो क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। आप सर्च करने जाओगे ना तो लगभग आपको सैकड़ों हजारों आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे, बट उसमें से कौन सा सिलेक्ट करें, ठीक है, वो आपको क्वेश्चन मार्क आता है, कौन सा सिलेक्ट करें। तो ये फंड ऑफ फंड जो होते हैं, इस टाइप के जो म्यूचुअल फंड होते हैं, आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना के दे देते हैं, ठीक है। मतलब आपके पैसे इस म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे, बट ये म्यूचुअल फंड है कि ये टॉप बेस्ट म्यूचुअल फंड जो होंगे उनमें इन्वेस्ट करेंगी, और ये कॉन्सेप्ट जो है आपके रिस्क को बहुत कम कर देता है, ठीक है। एंड आपके रिस्क को कम करके, ठीक है, आपके रिस्क को कम करके आपके रिटर्न्स को अच्छा ग्रोथ देता है, ठीक है। इस तरह से फंड ऑफ फंड्स वर्क करते हैं, एंड इस तरह से आपको मार्केट में प्रॉफिट भी होता है आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, दिस फंड इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड इंस्टेड ऑफ investing into the individual stock bond, providing the diversification across the various underlying funds, ठीक है। स्टॉक बॉन्ड या फिर किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट ना करके ये अदर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करती है। तो इस तरह के म्यूचुअल फंड भी आपको मार्केट में देखने मिलेंगे। इसके साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, किसी तरह का क्वेश्चन मार्क अभी भी दिमाग में बना हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं। एंड जहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी आप अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट करें, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी आपको, एंड आपको हर टाइप के म्यूचुअल फंड भी समझ में आ गए होंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड आपका नॉलेज थोड़ा एक लेवल अप हुआ हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।